नमस्कार, हार्ट टॉक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। रविवार को रूस को भारी तबाही झेलनी पड़ी, क्योंकि पिछले 3 साल से रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध का एक भीषण नज़ारा देखने को मिला, जब रूस के 41 बड़े फाइटर जेट्स को उनके एयर स्पेस में नहीं बल्कि जहां वो खड़े थे वहीं पर यूक्रेन ने अपने ड्रोन के जरिए नष्ट कर दिया। इससे 2 बिलियन डॉलर का रूस को नुकसान हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि रूस के अंदर जाकर के 2000 से 4000 किलोमीटर तक अंदर वहां पर एंट्री होती है ड्रोन की, और उसके बाद 4 बड़े एयर बेसिस को वो हिट करते हैं और वहां पर भारी तबाही मचाते हैं। ये और बात है कि रूस ने अब यूक्रेन को निपटा देने का वादा कर लिया है, और पुतिन ने अब एक तरीके से डेथ वारंट पर साइन कर दिया है। ये एक लड़ाई की भाषा में बड़ी बात होती है। इसके क्या परिणाम होने जा रहे हैं, पहला ये, और भारत को इससे कितना बड़ा सबक लेना चाहिए, क्योंकि भूलिए नहीं कि ऑपरेशन सिंदूर के 72 घंटों से कुछ अधिक समय तक पाकिस्तान ने ड्रोन के ही जरिए जम्मू कश्मीर से लेकर के गुजरात के भुज तक हमें मुश्किलों में और परेशानी में डालने की कोशिश की, और वो तुर्की के ही ड्रोन्स थे। हालांकि हमने उसको इंटरसेप्ट किया, मार गिराए, लेकिन अगर वो टारगेट पर हिट होते तो कितनी बड़ी तबाही होती। इस यूक्रेन के हमले के बाद पाकिस्तान का मनोबल इससे बढ़ सकता है और आगे वो एक बड़ी रणनीति पर काम कर सकता है। इसके क्या होंगे मायने, इस पर कर्नल वीरेंद्र साई सर हमको बताएंगे। और मिलिटरली अर्थात सैन्य दृष्टिकोण से ये जो हमला यूक्रेन ने किया, इसका क्या परिणाम होने जा रहा है। आपका बहुत बहुत स्वागत हार्ट टॉक भारत पे सर। धन्यवाद दिवाकर जी। अगर सोचा जाए तो इस विषय को थोड़ा सा इनडायरेक्टली हमने पहले भी जिक्र किया था, जी और जब बड़े ही उत्साहित लोग कह रहे थे कि आप पीओजेके में क्यों नहीं घुस जाते, और वहां पहुंच गए तो ये भी क्यों नहीं कर लेते, और बांग्लादेश में उसके पहले आप इतना हिंदुओं पर नृत्य हो रहा है, वहां अटैक क्यों नहीं कर देते। उस समय हमने एक वार्तालाप में आपसे कहा था कि एंगेजमेंट बड़ा आसान होता है जी युद्ध में। जी राह चलते किसी से लड़ाई मोल लेना बहुत आसान होता है। डिसएंगेजमेंट एक बहुत सोचा समझा गंभीर विषय होता है, और उसमें इतनी सुगमता नहीं रहती, जी क्योंकि वो अपनी इच्छा पर ज्यादातर निर्भर नहीं करता। हम्म। कभी कभी तो एंगेजमेंट भी आपके ऊपर थोप दिया जाता है, पर डिसएंगेजमेंट जो है वो तो दोनों तरफ से जब सहमति हो तभी बनता है। और इसलिए बहुत क्लीन नीट हमारा डिसएंगेजमेंट का हो गया था, जो पुतिन शायद अब सोच रहे हैं यूक्रेन पे करने की, कि उनको कराने उठने लायक न छोड़ा जाए। काफी परसेंटेज हमने वो उन 23 मिनट में अचीव कर लिया था। हम्म। एक सुंदर ब्रेक आ गया था, वो ब्रेक आज तक कायम है। जी रहा सवाल रशिया के इतने डीप अंदर जाके ये जो अटैक हुए हैं, ये भी एक सोच विचार का विषय है मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट के लिए भी, और नए नए आविष्कारक और नए नए वेपन डीलर्स जो वेपन पंप इन कर रहे हैं टेस्ट और ट्राई करने के लिए, उनके लिए भी। और ये भी हमें भूलना नहीं चाहिए कि उनको ऐसा करने के लिए दो लड़ने वाले देशों की आवश्यकता लगातार बनी हुई है। हम उन दोनों में नहीं होना चाहते। हमने जितना छोटा युद्ध ये बड़ा युद्ध करना है, जी उसके निर्णायक हम स्वयं रहना चाहते हैं। हम दूसरों को पैसा देखो और वेपन दे दो और तमाशा देखो, वो काम नहीं करने देना चाहते। हम्म तो ये जितने भी भड़काऊ बयान देश के अंदर देते हैं, वो 0.5 जो हमारे शत्रु एंगल हमने बात की थी, हम्म। उन लोगों को भी हमें सोचना है, और उनको खुद भी सोचना है कि एक
सीमा रेखा रहती है हर चीज की, उस सीमा रेखा तक हम जितना अचीव कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं, करना चाहिए। पर अगर कभी समय उस सीमा रेखा को लांघने का आए तो फिर रुक कर सोच विचार की रणनीति बनानी पड़ती है। बिल्कुल सही बात कहा सर। आप भारत का ही संदर्भ रखते रहिए, क्योंकि हम भी एंगेज हुए थे, हालांकि बड़े दिमाग से हमने उसको डिसएंगेज किया है। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। सवाल यह है कि रूस को बड़ा नुकसान कर दिया। जो अभी जानकारियां मिल रही उसके मुताबिक ये ऑपरेशन वेब स्पाइडर करके उनका ऑपरेशन था, इसका नाम उन्होंने दिया था। स्पाइडर वेब कह लीजिए या वेब स्पाइडर, जो भी मुफीद हो। और 1.5 साल से ये योजना बनाई जा रही थी। इतने उनके जो एयर स्पेस को उनको उन्होंने देखा, और वहां पर उन्होंने टारगेट बनाया कि इतने हवाई अड्डों को उनके जो फाइट करने के लिए मुफीद हैं उनको वो निशाना बनाएंगे, और साथ ही साथ इन सब को ड्रोन से मार के गिराएंगे। जो अनुमान है कि उनके 116 FPV ड्रोन, उनका जो नाम है यूक्रेन का उस ड्रोन का, उसकी कीमत 42 से 58 लाख रुपए एक ड्रोन की कीमत होती है। और जो 41 विमान उनके खड़े खड़े नष्ट कर दिए गए, उसमें एक विमान की कीमत 59,000 करोड़ रुपए तक का है। उनके प्रमुख बमवर्षक विमानों को उन्होंने मार गिराया। तो इसमें यूक्रेन ने दो बिलियन डॉलर का नुकसान कर दिया। और सबसे बड़ी बात है कि एक बात आप शायद सहमत होंगे कि यूक्रेन और रूस का कोई मुकाबला ही नहीं। रूस ने उसके बड़े भाग पर कब्जा कर लिया है, रूस ने तबाही मचा दी, लेकिन ये युद्ध लंबा खिंच रहा है। तो अब रूस या तो बिल्कुल तबाही कर दे यूक्रेन की, अन्यथा तो यूक्रेन के लिए बहुत बूस्टर डोज मिल गया है उसको, और वो नेटो भड़का रहा है, अमेरिका का सह मिला है, जो भी कह लें आप, लेकिन उसके लिए तो संजीवनी मिल गई है। ऐसे में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उसको बताते हुए ये बताइए कि भारत के सामने इसी संदर्भ में क्या समस्याएं आ सकती हैं, पाकिस्तान का जहां तक संदर्भ है। देखिए, जहाँ तक वेपन डीलर्स का सवाल है और वेपन डीलर्स के कंट्रीज का सवाल है, उनको यूक्रेन से कुछ लेना देना नहीं। हम्म। वहाँ कितना विनाश होता है पूरे संसार ने देखा है। जो हो रहा है वो भी संसार देख रहा है, और जो आगे होगा वो भी देखेगा। उनकी इनमें से किसी बातों से सहानुभूति नहीं है। हम्म। जितना यूक्रेन का विनाश होगा उतना वो घुटनों पर आएगा, उतना उसको कुछ ना कुछ बेचना पड़ेगा। अपने मिनरल्स बेचें, अपना इलाका वो बेचें। तो अमेरिका को बेच भी रहे हैं, बेच भी दिया जी। उसने, वो तो डील पर और साइन भी हो गया। जी। हमारे संदर्भ में पाकिस्तान कितने एयरपोर्ट बेच दे, जी बिल्कुल। वो भी उन्होंने बेचना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स आई हैं ऐसी। जी। कुछ एयरपोर्ट तो दे बैठे हैं, कुछ और दे सकते हैं, ज़मीन दे सकते हैं। हमारे से ली हड़पी गिलगित की बस ज़मीन उन्होंने दे दी है। कुछ और इलाके भी दे सकते हैं। उनके रोड के लिए पूरा रास्ता उन्होंने दे दिया है, चाइना सी को। पैक बनाने के लिए। हम्म। आफ्टर ऑल उसमें ज़मीन तो पाकिस्तान की ज़्यादा गई है, जिसमें कुछ बलूचिस्तान की भी है। हम्म। और सी हार्बर तक पूरा रास्ता और उसका कॉरिडोर, और हम्म। फिर उसकी फैसिलिटीज, फिर उसके और कॉरिडोर्स, बिजली का उत्पादन, उनके पावर हाउसेस की जगह। तो काफी कुछ जमीन पाकिस्तान चाइना को दे चुका है। हम्म। अब जो उनको हथियार देंगे उनका इससे कुछ लेना देना नहीं है। हम्म। वो अपने हथियारों को इस्तेमाल करके और उनकी अच्छी रिपोर्ट्स चाहते हैं ताकि उनकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाए। तो मतलब आपको ये लगता है कि यूक्रेन चाहे मरे वहां के लोग, चाहे जेलेंस्की की जो स्थिति भी बने, लेकिन उनको जिंदा रखने के लिए और उनको बहला फुसला को करके लड़ाने के लिए हथियार और पैसा उनके पास पहुंचता रहेगा। ये ट्रम्प भी करेंगे, यूरोपीय संघ भी करेगा, और नेटो भी करेगा। और लेकिन इसी तरह क्या पाकिस्तान रूस में करेंगे वो। लेकिन क्या रूस इन सबको बर्दाश्त करता रहेगा? क्योंकि रूस एक बहुत बड़ी परमाणु ताकत है। मेरे ख्याल में रूस के पास ज्यादा चॉइस नहीं रह गई है। हम्म। एक बिल्कुल। बड़े ऑपरेशन करके उनकी कमर इस कदर तोड़ दी जाए कि वो उठने लायक ना बचे।
और मैं समझता हूँ बिल्कुल उसका पैरेलल है कि अगर पाकिस्तान को भड़कावे में आकर हम्म। उन्होंने और कोई इस तरह का कदम उठाया तो शायद हमारे लिए भी और कोई ऑप्शन बच नहीं जाएगा सिवाय इसके कि उनको हमेशा के लिए इतना तबाह कर दिया जाए कि हम्म। वो उठने लायक ना रहें। और ये बात हमारे प्रधानमंत्री पाकिस्तान को आगाह कर चुके हैं और साफ शब्दों में रक्षा मंत्री भी ऐसा कह कर चुके हैं कि आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे, उनके इमेजिनेशन से ज़्यादा बड़ी मार उनको पड़ेगी जी। अगर उन्होंने दोबारा इस विषय पर युद्ध रूप में कुछ खोलने की हिम्मत की तो। बिल्कुल। बहुत महत्वपूर्ण बात कर्नल सर आप हार्ट अटैक भारत के मंच पर बता रहे हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच आने वाले समय में क्या कुछ होगा और पाकिस्तान भारत के संदर्भ में जो कुछ भी चल रहा है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो इससे हमें क्या सबक लेने की जरूरत है। मतलब अभी तक आपने अगर समझा और जाना होगा तो कर्नल सर की जो एक अनुभवी दृष्टि है उसके मुताबिक रूस के पास अब कोई विकल्प बहुत बचता नहीं, क्योंकि यूक्रेन रूस के सामने अभी कुछ नहीं है, उसको एक फाइनल स्टेज में पहुंचाना। और इसका मतलब है कि कर्नल सर से मैं ये सवाल भी करना चाहूंगा कि क्या अब परमाणु विकल्प को ओपन करना होगा या उससे कुछ कम, क्योंकि रूस के पास बहुत कुछ है। और दूसरी चीज, यूक्रेन की ही धरती नहीं बल्कि अब यूरोप या अमेरिका भी रूस के सबक सिखाने वाले अंदाज के दायरे में आ सकते हैं। और ये तीसरे विश्व युद्ध की बड़ी आहट जो अभी दिख रही है, वो तीसरा विश्व युद्ध हमारे सामने आ जाएगा, दुनिया के सामने आ जाएगा ये। देखिए, मैं नहीं समझता कि अभी न्यूक्लियर स्टेज आ गई है, हम्म। क्योंकि वो अंतिम स्टेज होगी और उसके पहले अभी तो रूस के तर्कस में और बहुत तीर बाकी हैं हम्म। मसलन। और बहुत से वेपन सिस्टम्स हैं जिनका के प्रयोग किया जा सकता है यूक्रेन को पूरी तरह तबाह करने के लिए। हाँ, जैसा कि बताया भी जा रहा है कि हाइपरसोनिक प्रक्षेपास्त्र हैं उनके पास, क्रूज मिसाइल्स हैं, बहुत कुछ है उनके पास। और अभी अभी। बहुत कुछ है। जी। और न्यूक्लियर का क्योंकि दूरगामी जो उसका विनाश होता है उसको सोचते हुए मैं समझता हूँ वो बहुत ही अंतिम चीज होगी जिसका समय मुझे नहीं लगता कि अभी आ गया है। आपका दूसरा प्रश्न है कि जो बाकी मददगार हैं, हम्म। कोई बड़ी बात नहीं है उनमें से भी किसी को थोड़ी बहुत चिंगारी इस आग हम्म। से लग हम्म। जाए हम्म। वो और वो जो। ऐसा हुआ तो इसका थोड़ा सा जो स्कोप है जी। वो बढ़ जाएगा। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। और ये स्थिति है, देखिए सर आप तो ये समझते होंगे क्योंकि आपने लड़ाइयां लड़ी हैं। अगर रूस यूक्रेन को लांघता है, मतलब यूक्रेन की जमीन को तो बर्बाद कर ही रहा, यूरोप के किसी भी देश मसलन पोलैंड हो या कोई भी देश जो यूक्रेन से लगे हुए हैं, अगर हम मैप के हिसाब से देखें, और इसमें ब्रिटेन तक आ जाते हैं, यहां तक कि अमेरिका भी, अगर रूस उसके आगे दायरे को बढ़ाता है तो क्या आप समझते हैं वो सिर्फ एक कन्वेंशनल वॉर तक सीमित रहेगा? फिलहाल तो कन्वेंशनल तक ही रहना चाहिए और जहाँ तक सीमा से लगे या नहीं लगे का कुछ महत्व अब रह नहीं गया, क्योंकि आपके जो ये दूरगामी मिसाइल्स हैं जी। ये कहाँ से कहाँ तक अटैक करते हैं। अब देखिए इसराइल पे कुछ अटैक कितनी दूर से आए, हम्म। इसराइल ने खुद भी कुछ अटैक कितनी दूर किए, हम्म। ईरान का और इसराइल का फासला कितना है। हम्म। तो अभी जो ये सीमा वाली बात थी वो अब दूर होती जा रही है, नहीं, क्योंकि ये तो मुझे दूर नहीं होती जा लगता। रही है। मैं ये सवाल करना चाह रहा हूं कि क्या यूक्रेन से आगे रूस चला जाएगा, क्योंकि बड़ी तबाही हुई है, बहुत 17,000 करोड़ का नुकसान है, $2 बिलियन जी, आप कह सकते हैं। ये नुकसान रूस सहते हुए यूक्रेन की एक बढ़िया पिटाई करेगा, या ये नुकसान हुआ है और कुछ देश इसका मजा ले रहे हैं, उनको भी सबक सिखाने की ओर बढ़ेगा? ये क्या कहता है, मतलब आर्मी सैन्य दृष्टिकोण से क्या बात आपको लगती है, क्या करेगा रूस? देखिए वो टू फ्रंट वाली बात आ जाती है और मैं समझता हूँ उसमें क्षमता टू फ्रंट वाली है। हम्म। हम्म। और अगर दोनों फ्रंट को पूरी तरह ना भी खोले तो कम से कम एक नॉमिनल झटका, एक फिनोमिनल सा
वो कहीं दिया जा सकता है। और देश उसकी संभावना से हम इनकार नहीं कर नकार सकते। नहीं सकते, बहुत नकार नहीं कर सकते। बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब सर हम आते हैं उस मुद्दे पर कि रूस बहुत शक्तिशाली है और इसमें कोई दो राय ही नहीं, और अमेरिका और यूरोपीय संघ या नेटो जो भी है, सब कुछ पूरी दुनिया ये समझ रही है कि रूस तो अपने ताकत का, वास्तविक ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहा। हाँ, कन्वेंशनल वॉर लड़ रहा है। और हम भारत के दर्शकों को बताना ही चाहते हैं कि ये सिर्फ यूक्रेन नहीं लड़ रहा, 35 देश लड़ रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन के पास वहां की सेना नहीं पहुंच रही है, सामान तो सब उनका पहुंच रहा है, लड़ने का पैसा। इसलिए रूस अभी भी इनको बहुत बड़ा सबक सिखा सकता है। लेकिन सवाल यह है जो बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत और पाकिस्तान या चीन के संदर्भों में हम जो 3.25 फ्रंट की लड़ाई लड़ रहे हैं, जैसा कि हम कर्नल सर अक्सर डिस्कस करते हैं, इसमें ड्रोन्स का बहुत महत्व बढ़ता नजर आ रहा है, खास करके यूक्रेन ने जो कर दिखाया है। ऐसे में भारत के सामने आने वाली चुनौती क्या हो सकती है? क्योंकि पाकिस्तान ने जो हिमाकत की, हमने सब कुछ निष्फल किया है, और आप तो जहां बैठे हैं, आपके घर के कुछ दूर पर ही ड्रोन गिरा था। ये ड्रोन अब कन्वेंशनल वॉर में कितनी मुश्किलें पैदा कर सकते हैं भारत के संदर्भ में, अगर देखा जाए, क्योंकि तुर्की तो सप्लाई करेगा ड्रोन्स। ड्रोन तो अभी कन्वेंशनल का ही एक एक्सटेंडेड शक्ल है, जी और जिस तेजी से अपने देश में ड्रोन का मैन्युफैक्चर शुरू हो गया है, जिस रफ्तार से बनाए जा रहे हैं और कुछ एक्सपोर्ट तक किए जा रहे हैं, कुछ कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज बना रही हैं, उसको देखते हुए अगर युद्ध ड्रोन्स पर आता है तो मैं समझता हूँ उसका जवाब भी उसी रूप में दिया जाएगा जो हमारी मिसाइल्स की एक बड़ी भारी शक्ति है, उसका अभी तक तो हमने 10% भी यूज नहीं किया है। जी जी। और ये रिपोर्ट भी आई है, अमेरिका तक ने भी माना है, वहां के जो सैन्य विशेषज्ञ हैं, कि भारत ने तो सिर्फ अपने हथियारों का 2% यूज किया है। सर सवाल ये है कि जो बात आती है कि पाकिस्तान आयातित ड्रोन्स का इस्तेमाल कर सकता है, सवाल ये है कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम उतना मजबूत है क्या? क्योंकि यही एयर डिफेंस सिस्टम हम रूस के जरिए डेवलप किए, और रूस वो सब कुछ नहीं कर पाया, इतनी बर्बादी नहीं रोक पाया। ये बड़ा सवाल है सर। दिवाकर जी, उसके जवाब में तो मैं अब क्या अपनी प्रशंसा करें फौजों की, पर करने डिजर्व करते हैं वो लोग। जी मैन बिहाइंड द गन की जो थ्योरी है जी। वो अभी भी लागू है। क्या आपको नहीं लगता सर कि रूस लंबी लड़ाई लड़ते लड़ते थोड़ा सा वो सचेत नहीं रह पाए? थक गया है, और जिस तरह से और देशों के, अब नॉर्थ कोरिया के फौजी भी तो लड़ रहे हैं रूस में, हम्म। हाँ, तो इसलिए जिस तरह से उन्हें बार बार एनरोलमेंट कराना पड़ा, जी जिस तरह से बार बार उनको भर्ती रिक्रूटमेंट्स करने पड़े, तो अब उतने सजग और उतने ज़्यादा ट्रेंड सिपाही उनके पास नहीं हैं। उन्होंने भी कई तंजीमों का इस्तेमाल करना भी शुरू किया, हम्म, कई ऐसे मर्सनरीज का इस्तेमाल करना भी शुरू किया। शुरू शुरू में देखा रशियन बिल्कुल। अपनी सेना से अधिक उन आर्मीज का इस्तेमाल कर रहे थे जो कि एक मर्सनरी के तौर पर पाली हुई थी। इसका मतलब है कि कोई भी लड़ाई सर लंबी हमें नहीं लड़नी चाहिए। कम से कम रूस और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट से हम इस बात पर या इस निर्णय पर हम पहुंच सकते हैं। देखिए, लंबी लड़ाई के तो लंबी इकोनॉमिक्स भी तो चाहिए, वो भी तो हम्म, सवाल है। और मैं नहीं समझता कि रशिया की बहुत लंबी की लड़ाई खींचने के लिए उनकी जो माली हालत है इतनी तगड़ी है, कंपेयरिंग विद जो उनके एडवर्सरीज हैं, अमेरिका, चाइना या यू, इन लोगों को सबको देखा जाए, यूरोपियन यूनियन एंड सब मिलाकर, रशिया अकेला कब तक मॉनिटरीली लड़ पाएगा, एक वो भी सोच विचार का तरीका है। और इसलिए शायद वो और ज़्यादा मजबूर हो जाए एक परमाणु युद्ध के लिए। निर्णायक युद्ध बिल्कुल। लेने के लिए, और उसकी संभावना से इनकार नहीं। बिल्कुल हम
इनकार नहीं कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि हम इसी मुद्दे पर छोड़ेंगे और जब कल हम डिस्कशन करेंगे तो रूस अंतिम विकल्प क्यों चुन सकता है इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन आज हार्टअटैक भारत के दर्शकों को इतना जानना जरूर चाहिए कि रूस और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट पर आप चारों तरफ चर्चा सुन रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से कर्नल सर ने बताया कि भारत और पाकिस्तान को भी क्या समझना चाहिए और भारत को क्या बहुत ज्यादा कुछ समझने की जरूरत है और कितना हम सक्षम हैं और कितना हमें इसमें परिष्कार करना चाहिए, ये इस कॉन्फ्लिक्ट में इस मुकाम पर जहां कि यूक्रेन ने बड़ी चोट पहुंचाई है रूस को, हमें समझने की जरूरत है। हम उस पर भी बातचीत करेंगे। इसके लिए आपको देखते रहना होगा हार्ट ऑफ भारत। कर्नल सर हमारे साथ फिर जुड़ेंगे और बताएंगे उस मुद्दे पर अपनी पूरी बात और अपना पूरा अनुभव आपके सामने रखेंगे। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल सर, आपको और हार्ट टॉक भारत के दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार।